नमस्कार मित्रों, मार्च 22, 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक प्रांत बन चुका था। पाली शब्द बिहार से लिया गया था। इसका अर्थ था बुद्ध भिक्षुओं का घर, उनका आवास। प्राचीन काल से इस क्षेत्र का अस्तित्व है। पुराने जनपदों में से एक है। विश्व की पहले लोकतंत्र की जननी वर्तमान बिहार ही है। रामायण काल के माता सीता का जो घर है, जो सीतामढ़ी के नाम से है, उसे कौन नहीं जानता है। दोस्तों, महाभारत काल में यह कर्ण का अंग प्रदेश भी था। एक और चीज बताऊं, 326 ईसा पूर्व जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे, तब सिकंदर और अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं, अलेक्जेंडर ग्रेट कहते हैं, वो और उसके सेना उसे भय खाकर वो आक्रमण करने की बात मन में डालने की छोड़कर चली गई थी भारत को। आप सम्राट अशोक को भी जानते होंगे। ये परंपराओं का जगह है, समृद्धि से भरपूर क्षेत्र रहा है। मित्रों, रामायण काल के कुछ महान व्यक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा जिसने इस भूमि को सुशोभित किया है। चंद लोगों के बारे में ही बताऊंगा। विश्वामित्र के बारे में कौन नहीं जानता है, जो श्री रामचंद्र के गुरु थे। वो भी मधुबनी जिले के ही रहने वाले थे। और दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, वो भी इसी क्षेत्र को बिलोंग करते, यही इसी क्षेत्र में रहते थे। और दोस्तों, महाभारत काल में भी आप देख लीजिए, इस क्षेत्र से कई लोग आते थे। और उसके बाद आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का खोज किया, जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी तरह बीजगणित, पाई का जो वैल्यू बताने वाले, ये आर्यभट्ट का जन्म भी यही हुआ था। अर्थशास्त्र में चाणक्य को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, वो भी यहीं के थे। इस तरह से बहुत सारी विभूतियां यहाँ हुई हैं, इस धरती पर हुई हैं। और अध्यात्म में भी बिहार आगे रहा है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जो पूरे विश्व को इन्होंने रोशनी दी है, उन्होंने दिखाया है, रास्ता दिखाया है जीवन जीने का, वो इसी क्षेत्र से आते थे। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अग्रणी रहा था। पहली शताब्दी की बात है। ये इतना प्रखर था, इतना इसका वैभव इतना फैला हुआ था, कीर्ति इतनी कीर्तिमान था इसकी, विश्व के हर कोने से लोग इसे पढ़ने आते थे। और यहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगी रहती थी कि एक साल में नंबर आता था। और यहाँ की शिक्षा इतनी थी, इतना प्रबल, इतना विश्वविख्यात था कि अद्भुत था ये। लेकिन वही है कि बख्तियार खलजी जो आया यहाँ आक्रमणकारी, उसने सब तहस नहस कर दिया। मित्रों, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी का जन्म यहीं हुआ था। और सबसे अच्छी बात है कि वो सिख धर्म को अपनाने के लिए बिहारियों ने अपने बड़े पुत्रों को सिख बनाया, बहुत संख्या में उनका साथ दिया। इस छोटी सी पृष्ठभूमि के पश्चात, भाई आजादी में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी यहाँ पर, युद्ध लड़े गए थे, जीते भी गए थे, और अंग्रेजों के लोहे के चने भी चुबाए गए थे। लेकिन इस छोटी सी पृष्ठभूमि के पश्चात अब हम वर्तमान में आते हैं। आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद और मध्य 50 के दशक तक की बात होगी। इस दौरान बिहार चीनी और वेजिटेबल ऑयल में सबसे अग्रणी रहा था। वो हिंदुस्तान, जो पूरा भारत, इस पर चीनी और वेजिटेबल ऑयल पर निर्भर रहता था। 50% हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियों का निर्माता, उत्पादक बिहार ही था। आप देखते होंगे, जहां जहां भी बिहारी हैं, वो सब्जी के बिना नहीं रह सकते हैं, वो सब्जी जरूर खाएंगे। चावल और गेहूं, क्या क्या कहने, 29% शेयर था पूरे हिंदुस्तान में। मित्रों, 2000 से पहले तक कोयला का भंडार था यहाँ, क्योंकि झारखंड तब नहीं बना था, तब पूरा बिहार ही था। 50 के दशक तक एग्रीकल्चर पावर हाउस के नाम से जाना जाता था इंडिया का। कच्चे माल का भंडार, उद्योगीकरण होने लग गया था, बिहार भी संपन्न होने लग रहा था, हो ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों, 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 में केंद्र द्वारा लागू हुआ और 1993 तक प्रभावी रहा। इसके तहत कच्चा माल देश के किसी भी कोने में, फैक्ट्रीज में, और जहां जरूरत है वहां पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। वो भी सरकार सब्सिडी देती थी, रियायत देती थी, भारी रियायत देती थी। अब कोई आवश्यकता नहीं थी कि जहां कच्चा माल के सोर्स हो वही फैक्ट्री खोली जाए। अब फैक्ट्रियां अलग अलग देश में खोली जाने लगी। अब बिहार कच्चा माल सप्लायर के रूप में रह गया था। अब जरूरी नहीं था कि फैक्ट्रियां
या कच्चे माल जहां सोर्स हो वहीं रहे, ये तो अब मैंने बता ही दिया आपको। अतः जो कोस्टल एरियाज थे, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का, वो उन्नत होने लगे, क्योंकि वहां से जल मार्ग द्वारा धुलाई के आसान था, सामान कहीं भी पहुंचाया जा सकता था, देश में विदेश में कहीं भी बहुत आसानी रहती थी। अब उस जगह पे उद्योग पनपने लगा, और जो लैंडलॉक एरिया था बिहार का, वो दुर्गति की तरफ अग्रसर होने लगा था। वहां से लोग पलायन करने लगे थे, उद्योग पलायन करने होने लगे थे, बंद होने लगे थे। मित्रों, बिहार में जो अभी का बिहार है, क्योंकि अब तो झारखंड अलग हो चुका है, तो अब बिहार जो है, वहां नदियों का बड़ा बाढ़ का प्रकोप रहता है, उत्तरी बिहार में खासकर। और लगभग आपको विश्वास नहीं होगा, 3700 करोड़ से ऊपर का खर्चा है, केवल बर्बादी है बिहार के बाढ़ से। बिहार का नीचे जीडीपी या पर कैपिटा इनकम होने का दूसरा कारण राजनीतिक अस्थिरता भी है। दोस्तों, 1960 से 1990 के दशक में, अगर 30 साल के दशक में ज्यादा मुख्यमंत्री 5 या 6 होने चाहिए थे, 5-5 साल के अगर कार्यकाल देखते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, 25 मुख्यमंत्री थे, 25। और मित्रों, 6 दफा राष्ट्रपति शासन भी लागू था। मित्रों, 1990 में सरकार में स्थिरता तो आई, लेकिन वह सरकार जातिवाद से ग्रस्त हो गई, डेवलपमेंट खत्म हो गया, लूटपाट मर्डर बढ़ गया, और आप कहिए कि बिजनेसमैन जो भी थे, छोटे छोटे उद्योग भी थे, वो वहां से पलायन करने के तत्पर हो गए। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। नक्सलिज्म बढ़ गया था मित्रों। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा और दशा दोनों ही चरमरा गई थी। लोगों के हौसले पस्त होने लगे थे, लोग छोड़ के जाने लगे थे, इमेज और खराब हो गया था, और तो और अधिक कृषकों के पास कम उपजाऊ भूमि थी। जैसे थोड़े से वर्ग के पास तो बहुत सारी मात्रा में धरती थी, लेकिन बहुत जो कृषक, असली कृषक होते थे, उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन था। उससे वो जो बड़े फायदे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा है, जो ट्रैक्टर का या किसी भी चीज का बड़ा फायदा है, वो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि छोटे से कृषि भूमि में बहुत बड़ा फायदा करेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा, वो नहीं कर सकते थे। ये जो सारी पैरामीटर्स हैं, वो पीछे की तरफ ले जाने लगी बिहार को। फिर बाद में मित्रों, नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार भी आई, लेकिन हमें तो बहुत सारी उम्मीदें थी। हालांकि 100% तो देखिए कोई खरा नहीं उतरता है, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर आई है। वर्तमान में बिहार का रोड, वाह क्या कहने, उदाहरण मित्रों, बहुत साफ सुथरा और फर्स्ट क्लास रोड, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड एक चाहिए रोड का, वो रोड है। और बिजली भी काफी हद तक उसकी जो समस्या थी वो हल हो चुका है। लोगों का स्तर भी सुधरता जा रहा है, लोग थोड़े थोड़े समृद्ध से दिखते हैं। आप कभी जाइए, अब देखिए, ठीक है पर कैपिटा इनकम अभी भी लोवेस्ट है इंडिया में, पर इकोनॉमी अब प्रोग्रेसिव है। और भी स्टेट के अनुपात में देखें, इस बार जो आंकड़ा आया है, जो आयोग से आंकड़ा आया है, बिहार ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है और स्टेट्स की तुलना में, हालांकि अभी भी नीचे है। एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, ये बात की सच्चाई हमें तह तक जानी पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा इसको। जहां तक हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, अनेक स्टेट्स जो उस समय कच्चा माल लेते थे, जो धुलाई होती थी, कोयला वगैरह हमारे यहाँ से खनिज पदार्थ जाता था, जितने स्टेट्स थे सब ले जाते थे, केंद्र सरकार के उनको सहूलियत देती थी। उसका अभी तक बकाया रकम बिहार को पूरा नहीं मिला है। अगर वो बकाया रकम में मिल जाए मित्रों, तो वाह, पैसा ही पैसा। नियमता अगर वो भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नीति आयोग 2023-24 जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स के नाम से है, उसने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। वो कहती है जायज है, क्योंकि बिहार अब एक पटरी पर आ रही है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको उठाना चाहिए, ताकि देश का भी भला हो और लोगों का पलायन भी रुके, उद्योग भी बढ़े और देश का विकास हो। अब तक बिहार अपने संसाधनों से उठा है, अपने स्वयं के संसाधन से, बाहरी कोई भी संसाधन उसको या हेल्प नहीं मिला है। और उसकी रीढ़ की हड्डी झारखंड, वो भी पृथक हो गया। अब सिर्फ उपजाऊ भूमि ही बिहार के पास है, और रिसोर्सेज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो है, और लोगों के अंदर हौसला भी है, हिम्मत भी है। अब बिहार उठने को तत्पर है। तो अब आगे बढ़ने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए,
क्योंकि केंद्र के प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता और अनुदान मिलने लगेगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास तो होगा ही और लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि उद्योग और बढ़ाए और अपनी सर्विसेज बढ़ाएं और आगे लेकर चलें बिहार को। और साथ में क्या होता है, स्पेशल स्टेटस से कई तरह के पैकेज और छूट भी मिलने लगेगा, आयोग और कई चीजें मिलेंगी भी, और लोगों का पलायन लगभग रुक जाएगा, क्योंकि जब रोजगार होगा तो लोग क्यों भागेंगे। अब बिहारी लेबर सस्ते नहीं, स्वाभिमानी बनेंगे। लोग स्पेशल स्टेटस के इस मुद्दे को बिहार की तरक्की से जुड़ा मानते हैं। इस मुद्दे के पीछे कोई कारण हो, शायद पहली बार बिहार के इस मुद्दे पर यहाँ के निवासी और लोग गोलबंद हो रहे हैं। मित्रों, इससे अगर जातीय समीकरण और उसकी विडंबनाएं टूटती हैं तो यह एक सकारात्मक पहल है। मित्रों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से चल रहा है। तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी के गठन की थी, परंतु उस समय की केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। मित्रों, आप सब और हम सब की केंद्र सरकार से गुहार है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें और वहां के क्षेत्र को उन्नत बनाएं, समृद्ध बनाएं, लोगों का भला करें। और इससे क्या होगा, देश का भी भला होगा। आप देखेंगे जितनी प्रखरता से बिहारी कार्य में जुट जाते हैं, जितने हिम्मत से, जितने हौसले से जुटते हैं, वो देखने लायक होता है। और वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, पलायन भी रुकेगा, अनचाही चीजें भी बंद होंगी और लोग समृद्ध होंगे, चारों तरफ समृद्धि होगी। बस छोटा सा कार्य करना, विशेष राज्य का दर्जा वो देना है, वो आपको देना है। धन्यवाद मित्रों, पुनः हम मिलेंगे एक किसी विशेष टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।